एक ऐसा नाम जिसके जुर्म और खौफ की चर्चा आज भी होती है। वह इतना खतरनाक था कि 3 राज्यों की सरकार ने उसको पकड़ने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए और साथ ही 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई थी। वह हाथी के दांत और चंदन की तस्करी भी करता था और एक बड़े फिल्मी सितारे और राजनेता का अपहरण भी किया था। सरकार ने उसको पकड़ने के लिए उस पर करोड़ों रुपए का इनाम भी रखा था, फिर भी वह पुलिस की पकड़ से वर्षों तक बचने में कामयाब रहा था। उसके कुछ मशहूर कांड और उसने किस एक्टर और मंत्री का अपहरण किया और वह कैसे पुलिस की पकड़ में आया, चलिए जानते हैं उसकी पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड चैप्टर्स में आपका स्वागत है। अपराध की दुनिया में वीरप्पन नाम से मशहूर आतंकी का पूरा नाम कोसे मनुस्मारे वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को मद्रास के गोपीनाथन गांव में हुआ था। अब यह गांव कर्नाटक के चामराजनगर जिले के अंतर्गत आता है। वीरप्पन ने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल उसके चाचा उस समय हाथी के दांत की तस्करी करते थे। वीरप्पन को उसके चाचा का साथ मिला और वह भी हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग शुरू कर देता है। कई साल तक चाचा के साथ काम करने के दौरान विवाद होने पर वह चाचा से अलग होकर हाथी के दांत स्मगल करने का अपना खुद का धंधा शुरू कर देता है। उसने हाथी के दांत स्मगल करने के दौरान 100-200 नहीं बल्कि लगभग 2 से 3 हजार हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इस आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में बड़े स्तर पर हाथियों का सफाया तक हो गया था। इसी दौरान उसने चंदन की लकड़ी की तस्करी भी करने लगा था और देखते ही देखते वह भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन जाता है। इस दौरान एक फॉरेस्ट अधिकारी उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है और उसकी ये गिरफ्तारी ऑन रिकॉर्ड 17 साल की उम्र में 1972 में हुई थी। पुलिस वीरप्पन को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन वह बहुत जल्द पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है और फिर दुगनी ताकत से अपने अपराध को अंजाम देने में लग जाता है। और इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से भागने के बाद 17 साल की उम्र में वीरप्पन अपने जीवन का पहला मर्डर भी करता है और यह हत्या उस पुलिस वाले की हुई थी जिसने पहली बार उसको पकड़ा था। और पहला मर्डर करने के बाद वीरप्पन उन सभी की हत्या करने लगता है जिस पर भी उसे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता था। और इस दौरान जो पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। इधर वीरप्पन का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी को देखते हुए साल 1987 में चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन कहीं से वीरप्पन को इस बात की भनक लग जाती है और चिदम्बरम उसको पकड़ पाते उससे पहले ही वीरप्पन उसे किडनैप कर लेता है और फिर कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर देता है। और यह पहली बार था जब वीरप्पन को नेशनल मीडिया पर जगह मिली थी। इधर वीरप्पन का आतंक पहले से और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस ऑफिसर पी श्रीनिवास को दी जाती है। कहा जाता है कि पी श्रीनिवास ने प्लानिंग करने के बाद वीरप्पन को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन वीरप्पन इतना शातिर था कि जब श्रीनिवास वीरप्पन को जेल लेकर जा रहे होते हैं, तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वालों से कहता है कि उसे बहुत तेज सरदर्द हो रहा है, इसलिए उसे सर पर लगाने के लिए तेल चाहिए। आसपास बैठे पुलिस वाले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वह वीरप्पन के कहे अनुसार उसको सर में लगाने के लिए तेल दे देते हैं, मगर वह बड़ी चालाकी से उस तेल को सर में ना लगाकर बड़ी सावधानी से अपने हाथ में मल लेता है और फिर धीरे धीरे हथकड़ी को सरकाकर हाथ से निकाल लेता है और पुलिस वालों की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वीरप्पन भले ही पी श्रीनिवास की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, मगर वह श्रीनिवास द्वारा पकड़े जाने की बात से इतना ज्यादा नाराज था कि वह श्रीनिवास को खत्म करने की ठान लेता है। और श्रीनिवास को खत्म करने की प्लानिंग के तहत वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुनन को अपने साथ मिला लेता है और इससे कहता है कि तुम किसी तरह श्रीनिवास को यह यकीन दिला दो कि मैं सरेंडर करने वाला हूं। और उसका छोटा भाई ऐसा ही करता है और वह किसी तरह पी श्रीनिवास के संपर्क में आता है और श्रीनिवास से कहता है कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है और पी श्रीनिवास उसकी चालाकी को नहीं समझ पाते हैं और वह इस झांसे में आकर वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं। यह साल था 1991 और फिर जैसे ही वीरप्पन और पी श्रीनिवास का आमना सामना होता है, वीरप्पन श्रीनिवास को तुरंत गोली मार देता है। पी श्रीनिवास की हत्या करके भी वीरप्पन को शांति नहीं मिली तो वीरप्पन श्रीनिवास का सिर काटकर अलग कर देता है और फिर अपने साथियों के साथ सर से फुटबॉल खेलता है। इसके बाद भी कई पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वीरप्पन उन लोगों की पकड़ से दूर रहता है और इस दौरान वह लगातार हाथी दांत की स्मगलिंग और चंदन की तस्करी में लगा रहता है। वीरप्पन अपना आतंक बढ़ाते हुए अब किडनैपिंग में भी लग जाता है।
वैसे तो छोटी मोटी किडनैपिंग वीरप्पन काफी समय से कर रहा था, लेकिन साल 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के एक बड़े ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। कई दौर की बातचीत के बाद 15 लाख की फिरौती देने के बाद वीरप्पन उस बिजनेसमैन के बेटे को छोड़ देता है। अब तक तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार वीरप्पन से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और किसी भी हाल में वीरप्पन को खत्म करना चाहती थी। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका काम बस वीरप्पन को पकड़ना था। पी श्रीनिवास की हत्या के बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी टी हरिकृष्णन वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में लेते हैं और हरिकृष्णन लगातार वीरप्पन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और इस बात की खबर भी वीरप्पन को लग जाती है और फिर साजिश के तहत अगस्त 1992 में वीरप्पन आईपीएस अधिकारी टी हरिकृष्णन की भी हत्या कर देता है। इसके कुछ समय बाद वीरप्पन शकील अहमद नाम के एक और आईपीएस अधिकारी के साथ 5 और पुलिस वालों को मार देता है। एक और आईपीएस अधिकारी की हत्या की खबर से प्रशासनिक स्तर पर खलबली मच जाती है और वीरप्पन को पकड़ने के लिए नई योजना बनाई जाने लगती है। इस नई योजना के तहत अब पुलिस वालों की बजाय बीएसएफ को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। बीएसएफ के कई सारे जवान तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में लगा दिए जाते हैं, मगर आगे चलकर बीएसएफ को स्थानीय भाषा की वजह से बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगती है। इसी बीच वीरप्पन और उसकी टीम के सदस्य अलग अलग समय पर 20 से ज्यादा बीएसएफ जवानों की हत्या भी कर देते हैं। आखिरकार तमिलनाडु सरकार के विरोध की वजह से बीएसएफ को जंगल से हटाना पड़ता है। बीएसएफ के बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा गोपाल कृष्ण नाम के एक अधिकारी अपने हाथ में लेते हैं और इस बात की जानकारी वीरप्पन को लग जाती है कि गोपाल कृष्ण ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल कृष्ण वीरप्पन को पकड़ने के लिए पूरे दल बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार गोपाल कृष्ण लगभग 43 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जा रहे थे। गोपाल कृष्ण का काफिला जंगल में कुछ दूर पहुंचने पर उनकी जीप खराब हो जाती है। इस कारण गोपाल कृष्ण अपनी जीप से उतरकर पुलिस बस में बैठ जाते हैं। इस बस में गोपाल कृष्ण के अलावा 15 पुलिस के मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड सवार थे। इस बस के पीछे एक और बस थी जिसमें तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार 6 अन्य पुलिस वालों के साथ बैठे हुए थे। वीरप्पन का मुखबिर नेटवर्क इतना मजबूत था कि इस बात की भनक वीरप्पन को भी लग जाती है कि गोपाल कृष्ण पूरे दलबल के साथ उसे पकड़ने आ रहे हैं। इसलिए वीरप्पन भी एक खतरनाक प्लान बनाकर रास्ते में बारूद बिछा देता है और गोपाल कृष्ण और उनकी टीम के आने के इंतजार में बैठा रहता है। जैसे ही वीरप्पन की नज़र गोपाल कृष्ण और उनकी टीम पर पड़ती है, वीरप्पन द्वारा ब्लास्ट करने का इशारा मिलते ही वीरप्पन का एक साथी बिछाए गए बारूद में जबरदस्त विस्फोट करा देता है। विस्फोट इतना धमाकेदार होता है कि बस के परखच्चे उड़ जाते हैं और इस बस के अंदर बैठे सभी 22 लोगों के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। गोपाल कृष्ण समेत सभी पुलिस वाले और मुखबिर एक झटके में मारे जाते हैं। यह पहली बार था जब वीरप्पन ने एक साथ इतने लोगों की हत्या की थी। इस खबर से पूरे देश में खलबली मच जाती है। साल 1992 अब एक बार फिर से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकार मिलकर वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करते हैं। इसी बीच पुलिस वाले उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वीरप्पन जंगल में आतंक मचाने के अलावा साल 1990 में मुथुलक्ष्मी नाम की लड़की से शादी किया था। मुथुलक्ष्मी पर वीरप्पन का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश करती है, लेकिन कोर्ट से मुथुलक्ष्मी को निर्दोष करार दिया जाता है। इधर वीरप्पन अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहता है और अपनी मर्जी के मुताबिक हाथियों की हत्या, चंदन की तस्करी और पुलिस वालों से लेकर आम लोगों की हत्या करना जारी रखता है। वीरप्पन यह सब जरूर कर रहा था, मगर अब उसके मन में धीरे धीरे पुलिस का खौफ भी बैठने लग गया था। यही वजह थी कि जब 1992 में वीरप्पन के घर एक बेटी का जन्म होता है, कुछ समय तक तो वीरप्पन अपनी बेटी को संभाल कर रखता है, लेकिन रात के समय बेटी के रोने की आवाज जंगल में काफी दूर तक जाती थी। इस कारण वीरप्पन को डर सताने लगता था कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर शायद पुलिस उस तक आ सकती है। इसलिए एक रात वीरप्पन अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अप्रैल 1993 में पुलिस वाले और पुलिस मुखबिर समेत 20 लोगों की हत्या करने के बाद मई 1993 को वीरप्पन और उसके गैंग के लोग 6 और पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं जो वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। इतना सब कुछ होने के बाद तमिलनाडु सरकार खुद ही बीएसएफ और एसटीएफ की तैनाती
आसपास के जंगलों में कर देती है। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन बीएसएफ और एसटीएफ को वीरप्पन के गैंग की जानकारी मिलती है। इसके बाद पुलिस और वीरप्पन गैंग के बीच गोलीबारी होती है, जिसमें वीरप्पन गैंग के 6 आदमी मारे जाते हैं, जबकि पुलिस वाले 9 गैंग मेंबर को गिरफ्तार भी करते हैं। कहा जाता है कि गिरफ्तार किए गए लोग किसी भी तरह से पुलिस को सहयोग करने से मना कर देते हैं और मारे गए लोगों के परिवार वाले सरकार से किसी भी तरह का मुआवजा लेने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि वीरप्पन ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। बदले में वीरप्पन मारे गए लोगों के परिवार वालों को मोटी रकम देता था। साल 1993 के अलावा साल 1994 में भी वीरप्पन कई पुलिस वालों की हत्या करता है और साल 1995 में वीरप्पन 3 फॉरेस्ट अधिकारी को किडनैप करता है। साल 1996 में वीरप्पन और इसके गैंग के साथ एनकाउंटर में 19 पुलिस वाले मारे जाते हैं। 1996 में ही उसका पता लगाने के लिए पुलिस वाले उसके भाई अर्जुनन को गिरफ्तार कर लेते हैं। बताया जाता है कि उसका भाई कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में ही आत्महत्या कर लेता है। इस बात का बदला लेने के लिए वीरप्पन एक पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल को मौत के घाट उतार देता है और अगले 3-4 साल तक वीरप्पन कई पुलिस वाले और पत्रकार समेत कुछ फोटोग्राफर को भी किडनैप करता है। कुछ को मार देता है तो कुछ को छोड़ देता है। कथित तौर पर कई बार सरकार की ओर से अनऑफिशियल तरीके से वीरप्पन को फिरौती की रकम भी दी गई। वीरप्पन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी किडनैपिंग साल 2000 में कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार की थी। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो हैसियत आज अमिताभ बच्चन की है, कुछ वैसी ही हैसियत राजकुमार की कन्नड़ सिनेमा में थी। राजकुमार की किडनैपिंग की खबर से कर्नाटक में हड़कंप मच जाता है और लोग राजकुमार के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। बैंगलोर समेत कई हिस्सों में बड़े स्तर पर हिंसा की खबरें आने लगती हैं। हालात जब नियंत्रण के बाहर जाने लगते हैं तब कर्नाटक सरकार मदद के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क करती है और फिर वीरप्पन तथा कर्नाटक सरकार के बीच बातचीत के लिए एक पत्रकार को नियुक्त किया जाता है और राजकुमार को छोड़ने के बदले में वीरप्पन सरकार से मांग करता है कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के हित को प्राथमिकता दी जाए और कर्नाटक में तमिल को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा वीरप्पन तमिलनाडु की जेलों में बंद कुछ कैदियों की भी रिहाई की मांग करता है। दावों के मुताबिक कई राउंड की बातचीत के बाद फाइनली अपहरण के 108 दिन बाद राजकुमार को वीरप्पन द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। पहले तो सरकार किसी भी तरह की फिरौती देने के दावों से इनकार करती है, मगर बाद में खुलासा होता है कि राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन को कर्नाटक सरकार द्वारा 20 करोड़ की फिरौती दी गई थी। इस किडनैपिंग के बाद वीरप्पन की अगली बड़ी किडनैपिंग साल 2002 में कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एच नागप्पा की होती है। नागप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटक सरकार में मंत्री थे। मंत्री जी को छोड़ने के लिए वीरप्पन कथित तौर पर मोटी रकम की डिमांड करता है, लेकिन इस बार सरकार कोई भी रकम देने से मना कर देती है और मंत्री जी को छुड़ाने के लिए इस बार कर्नाटक पुलिस पहले तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर काम करती है और फिर केरल पुलिस की भी मदद ली जाती है। पूरी प्लानिंग के बाद तीनों राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वीरप्पन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और वीरप्पन के गैंग के साथ इनका एक एनकाउंटर भी होता है, लेकिन इस एनकाउंटर में पुलिस वाले नागप्पा को छुड़ाने में नाकाम रहते हैं और फिर किडनैपिंग के 3 महीने बाद नागप्पा की लाश कर्नाटक के जंगल में मिलती है। नागप्पा की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा वीरप्पन पर 15 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया जाता है। वीरप्पन का आतंक जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय करती हैं और जून 2001 में इस टास्क फोर्स की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार के हाथों में दे दी जाती है। जयललिता द्वारा विजय कुमार को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर उसको जल्द से जल्द खत्म करना है। अब तक वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में 100 से ज्यादा पुलिस वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, इसलिए विजय कुमार पूरी प्लानिंग के साथ वीरप्पन को पकड़ने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। विजय कुमार पाते हैं कि वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत उसका खुफिया तंत्र है। दरअसल वीरप्पन ने आम लोगों से लेकर पुलिस विभाग तक में अपने लोग बैठा रखे थे। कोई भी वीरप्पन के लिए काम करने के लिए रेडी रहता था क्योंकि बदले में मोटी रकम मिलती थी। विजय कुमार भी वीरप्पन के इस तरीके को आजमाने का फैसला करते हैं और वह कुछ पुलिस वालों का भेष बदलकर वीरप्पन के गैंग में शामिल करवा देते हैं और फिर वीरप्पन की छोटी से छोटी जानकारी बेहद ही गुप्त तरीके से पुलिस तक आती रहती है। वीरप्पन अक्सर इंटरव्यू दिया करता था और अपने रिकॉर्डेड वीडियो टेप मीडिया आउटलेट्स को भेजा करता था। विजय कुमार वीरप्पन के इन्हीं इंटरव्यू का गहराई से एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो एक इंटरव्यू में पाते हैं कि वीरप्पन को हाथ में पेपर लेने में कुछ दिक्कत हो रही है। इस पर जब एक्सपर्ट डॉक्टर की राय ली जाती है
तो वह अंदाजा लगाते हैं कि शायद वीरप्पन की आंख में कोई समस्या है। इसी के बाद वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वाले उसका भरोसा जीतने के बाद वीरप्पन को कहते हैं कि जल्द से जल्द आंखों का इलाज करवाना होगा, नहीं तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वीरप्पन किसी तरह से बाहर जाकर इलाज कराने के लिए राजी हो जाता है, मगर पहचाने जाने के डर से वीरप्पन अपना भेष बदल लेता है। वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत ज्यादा प्यार था, मगर पहचाने जाने की डर से वह अपनी मूंछें कटवा लेता है और फिर प्लानिंग के तहत अपने 3 साथियों के साथ जंगल से निकलकर वीरप्पन मुख्य सड़क पर आता है और वहां पहले से खड़ी एक एम्बुलेंस में बैठ जाता है। यह एम्बुलेंस वीरप्पन के गैंग में शामिल पुलिस वालों ने ही वहां पर खड़ी की थी और वीरप्पन को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती है कि जिस एम्बुलेंस में वह बैठ रहा है उसका ड्राइवर पुलिस वाला ही है। वीरप्पन अपने साथियों के साथ आराम से एम्बुलेंस में बैठ जाता है और एम्बुलेंस तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगती है। यह सब कुछ पहले से ही प्लान था, इसलिए जहां पर पहले से विजय कुमार अपने साथियों के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे, वहां पर पहुंचते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर अचानक से एम्बुलेंस रोक देता है और वह एम्बुलेंस से कूदकर दूसरी तरफ भाग जाता है। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, वीरप्पन, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अच्छा होगा कि तुम हथियार डाल दो। जवाब में एम्बुलेंस के अंदर से गोली चलती है। एक गोली चलते ही बाहर मौजूद पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और यह फायरिंग अगले 20 मिनट तक होती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मिनट में पुलिस की ओर से 340 राउंड की फायरिंग की जाती है। थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस के अंदर से भी फायरिंग बंद हो जाती है और कुछ भी एक्टिविटी नजर नहीं आती है, तो विजय कुमार एम्बुलेंस के अंदर जाकर देखते हैं कि वीरप्पन और उसके 3 साथी मरे हुए हैं। इसके बाद भी पुष्टि के लिए इन सभी की लाश को एम्बुलेंस के सहारे पास के ही अस्पताल भेजा जाता है। साथियों को मृत घोषित कर दिया जाता है। वीरप्पन और गैंग का चैप्टर भले ही बंद हो गया हो, मगर उसके परिवार में वीरप्पन की बेटियां अभी भी हैं। वीरप्पन ने अपने जीवन भर में लगभग 200 लोगों से ज्यादा की हत्या की, जिसमें अधिकतर पुलिस वाले थे। वीरप्पन पर लगभग 2 से 3 हजार हाथियों की हत्या का मामला दर्ज है। इसके अलावा वीरप्पन ने चंदन की तस्करी से लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई थी और वीरप्पन को पकड़ने पर लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। तो दोस्तों, ये थी वीरप्पन के आतंक की पूरी कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।